Hello student, myself Durgesh Singh, your physical chemistry teacher. Today I am going to discuss ANTS part 1. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है कि इफ Na इज द अवोगाड्रो नंबर देन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयंस. ठीक है ना, तो नाइट्राइड आयंस का मतलब होता है नाइट्रोजन के पास न्यूट्रल स्टेट में होता है 7 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2,5. ठीक है, नाइट्रोजन में अगर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन 3 माइनस हो जाएगा और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2,8. ठीक है ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 8 हो गया. ठीक है, एक नाइट्रोजन एनायन में. और अगर आपसे पूछ रहा है कि 4.2 ग्राम में कितना हो गया, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन VE लिख रहा हूँ शॉर्ट में. ठीक है, इज इक्वल टू 4.2 ग्राम में कितना मोल हुआ. पहले तो ये आप ये निकाल लीजिए, इसका एटॉमिक मास -4 से तो एटॉमिक मास बदलने वाला है नहीं, तो कितना हो जाएगा इसका 14. तो ये हो जाएगा 14 इंटू अवोगाड्रो नंबर Na इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8. तो ये हो जाएगा आपका 0.3 इंटू 8 दैट इज 2.4 Na. 2.4 Na दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम. ठीक है, यानी कि ये पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन का मोल्स कितना होगा. 1 किलोग्राम में इलेक्ट्रॉन का मोल्स कितना होगा, यानी कि अगर हम लोग देखेंगे कि मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg. ठीक है ना, तो मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23. 1 मोल में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. इतना क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा. तो हम इसको उल्टा कर देते हैं 1 किलोग्राम. ठीक है, या इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 23. ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻8. ठीक है, इंटू 6.023. ठीक है ना, किलोग्राम में कितना होगा, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है, इसको उल्टा कर दिया हमने. ठीक है, इसी चीज़ को तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1/9.1 इंटू 1/9.1 इंटू 6.023. ठीक है, और इंटू 10⁻⁻8. ये -8 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+8 अपॉन 9.1 इंटू 6.023. ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं. हम लोग मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल नहीं सकते हैं. ठीक है, क्योंकि एटॉमिक वेट इलेक्ट्रॉन का मतलब ही नहीं है. तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को घुमाए गए. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है, 0.078 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑक्यूपाई 22.4 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम एट 1 atm एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज STP. ठीक है, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज CH. ठीक है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज. अच्छा, इसमें हम लोग एक चीज देख लेते हैं, CH ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला, EF दिया हुआ है CH. ठीक है ना, तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 + 1 दैट इज 13. अच्छा, इसमें हम ऑप्शन से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं. वैसे तो हमारा एक ऑप्शन ये हो सकता है, ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि वो 1:2 रेशियो है. और ऑप्शन सी हो सकता है, ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन C8H8 जैसा सिचुएशन बनेगा नहीं. तो हमको ये देखना है कि ए और सी में से चेक करना है. ठीक है, अब हमको ए और सी में से चेक करना है. अगर हमको मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा. मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमको इंफॉर्मेशन दिया है वेट 0.078 ग्राम. ठीक है, और हमको दिया हुआ है एक और इंफॉर्मेशन, हमको दिया हुआ है वॉल्यूम एट STP, है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 1 atm और 1 atm ये STP दिया हुआ, वॉल्यूम एट STP दिया हुआ है 22.4 मिलीलीटर. तो नंबर ऑफ मोल्स कितना जाएगा, 22.4 मिलीलीटर को 10⁻³ लीटर कर दीजिए अपॉन 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए. तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स 10⁻³ मोल्स. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, वेट बाई नंबर ऑफ मोल्स. वेट कितना है 0.078
0.078 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -3, ये आएगा 78, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये हमारा ये मॉलिक्यूलर मास आ गया और EFM कितना हो गया 13, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी MFM यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपिरिकल फार्मूला मास। इंपिरिकल फार्मूला मास कितना है 78, अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, और इंपिरिकल फार्मूला मास 13 है, तो n की वैल्यू 6 हो जाएगी, बस कुछ नहीं है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते समय CH में आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा C6H6। दैट इज ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29? क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है कि ऑक्साइड ऑफ मेटल M कंटेन्स 40% ऑक्सीजन बाय मास एंड मास ऑफ ऑक्सीजन। मेटल M हैज एटॉमिक मास 24। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे परसेंटेज हमको एक मेटल होगा एक ऑक्सीजन होगा, तो परसेंटेज ऑक्सीजन दिया हुआ है कितना, परसेंटेज ऑक्सीजन दिया हुआ है इसमें 40%, ठीक है ना। और मेटल का परसेंटेज दिया हुआ है, मेटल का परसेंटेज ऑब्वियसली मेटल ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 60%। तो इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो देखेंगे तो 60 बाई इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, मेटल का एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 24, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, ये मेटल का हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 40 बाई इसका एटॉमिक मास 16 हो जाएगा, ठीक है। अब रेशियो चेक कर लीजिए, नंबर ऑफ मेटल्स रेशियो नंबर ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा 60/24 रेशियो 40/16। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए 20 और इसमें से कॉमन ले लीजिए 8, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/3, ठीक है, ये हो जाएगा 3/3 है ना, क्योंकि 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/2। अगेन ये 1:1 का रेशियो हो जाएगा, 1:1 यानी कि एक मेटल और एक ऑक्सीजन, यानी कि इंपिरिकल फार्मूला हमारा हो जाएगा MO। MO मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ Fe2O3, है ना, बाय द गिवन रिएक्शन। गिवन रिएक्शंस आर Fe2O3 का रिएक्शन अगर H2 के साथ कराया जा रहा है तो ये मिल रहा है हमारा 2Fe + 3H2, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन है। अब हमको इंफॉर्मेशन दिया है Fe2O3 के बारे में यानी कि 1 kg, ठीक है ना। तो इसका मोलर मास फटाफट निकाल लेते हैं। मोलर मास निकालेंगे तो 2 आयरन का एटॉमिक मास हो जाएगा 56, ठीक है ना, प्लस ऑक्सीजन यानी कि 3 × 16, और ये हो जाएगा हमारा 112 + 48, तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए 1 kg में। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम, ठीक है, अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास 150। इसमें से आप इसको ऐसे कर लीजिए 100/15, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से कटा दीजिए तो 20/3 हो जाएगा, ठीक है। हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है, आयरन का मास पूछा है, तो आयरन का नंबर मोल्स, जिसका मोल्स निकालना है उसका कोफिशिएंट ऊपर में, जिससे निकालना है उसका कोफिशिएंट नीचे में, इनटू गिवन नंबर ऑफ मोल्स 20/3। तो वेट कितना हो जाएगा 40/3 इनटू इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 56, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोगों को अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन कैसे लेना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 3 × 0. यहाँ पे 40 1.33, मतलब इसको 4/3 को 1.3 × 560 लिख लीजिए ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 560 से थोड़ा सा ज़्यादा, आई थिंक 700 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, 700 ग्राम। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, व्हेन 100 ग्राम ऑफ C2H4 इज पॉलीमराइज्ड टू प्रोड्यूस पॉलीइथिलीन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस, है ना। इसका पॉलीमराइजेशन दिया हुआ है NC2H4, ये हमारा C2H4 का पॉलीमर बन रहा है ना, यानी कि ये हमारा इथिलीन है, यानी कि इथीन कह सकते हैं इसको IUPAC के फॉर्म में, और इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीइथीन, यानी इसका पॉलीमर फॉर्म है, ठीक है। अब इसका कह रहा है 100 ग्राम है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग देखेंगे, N को मैं एक काम कर देता हूँ, इसको मैं मोल्स लिखता हूँ, ठीक है। मोल्स इज इक्वल टू इसका मोलर मास हो जाएगा 28, ठीक है। तो N तो हमारा वैसे ही लार्ज नंबर है, तो ये 100 ग्राम बाई 28 कर दीजिए, ठीक है।
और इसका मोल्स कितना जाएगा, इसका मोल्स हो जाएगा, इसका एक कोफिशिएंट हो जाएगा तो 1 अपॉन इसका n कोफिशिएंट हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू ये हो जाएगा इसका 100/28, ठीक है। तो इसका वेट कितना हो जाएगा 1 अपॉन n इंटू 100/28 इंटू इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 28n, ठीक है ना, क्योंकि n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा 100 ग्राम। तो इसका मतलब सीधा सीधा हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि 100 ग्राम हमने इथिलीन लिया तो 100 ग्राम पॉलीइथिलीन बन गया, यानी कि हमारा मास कंजर्व है ना। अगर क्वेश्चन को डायरेक्टली लगाना, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया, क्वेश्चन को डायरेक्टली लगाना चाहते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसको मास को कंजर्व करा दीजिए, मास को कंजर्व करा दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए डायरेक्ट, ठीक है। जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतना प्रोडक्ट बना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ बैलेंस्ड केमिकल, बैलेंस्ड वन, ठीक है। BiO3 -1 Mn+2 Bi+3 बन रहा है और MnO4-, तो हम कोई एक स्केलेटन रिएक्शन ले लेते हैं, उसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो MnO यहाँ पे हमारा BiO3 बिस्मथ ट्राईऑक्साइड पे -1, ठीक है, चार्ज है हमारा, और ये हमारा MnO2 के Mn+2 के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, और ये बना रहा है Bi+3 और बना रहा है MnO4 पे -1। Mn+2 को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, है ना। Bi का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा +5, ठीक है, और यहाँ पे हमारा +3 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितना आएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का चेंज आएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। यहाँ पे +2 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, तो +2 से +7 का चेंज जो आएगा वो आएगा हमारा 5 का चेंज आएगा। तो इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें हम लोग 2 से मतलब इस पेयर में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पेयर में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सीधा सीधा कर लेते हैं, तो 5 BiO3, ठीक है, पे -1 +2 Mn+2, ठीक है, इज इक्वल टू 5 Bi+3 +2 MnO4 पे -1। अब हम लोग चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, लास्ट में हम लोग ऑक्सीजन एटम ही देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, और यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन है 8। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 7 H2O की 7 ऑक्सीजन की कमी है, तो उसके बदले में हमने H2O ऐड कर दिया, और उसके अपोजिट में हम डबल ऑफ H2O के डबल में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं, H+, यानी कि 14H+। अब हम लोगों का ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है। अब ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक 5 BiO3 +2 Mn+2 है ना, +14H+, 5 Bi3 +7 H2O +2 MnO4 -1, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा रिएक्शन बैलेंस करने वाला ही है, तो बैलेंस कर देते हैं हम लोग, है ना। BrO3 पर -1 प्लस क्रोमियम +3 प्लस H2O है, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। जो मेन है उसको पहले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पेयर को हम लोग कर लेते हैं। Br2 और क्या है, HCrO4, ठीक है, HCrO4 पर -1 और इधर H+ भी है, तो इसका ये हमको प्रूफ कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में H2O आएगा और राइट हैंड साइड में H+ आएगा, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा ब्रोमीन का, तो ये आएगा +5, यहाँ पे 0, ठीक है, और यहाँ पे निकालिएगा ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का, तो ये आ जाएगा +6 और यहाँ पे +3 है। चलिए अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को 2 ब्रोमीन है, तो हम लोग अपने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये खुद से नहीं आएगा, ये आपको करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे +5 से 0, +5 से 0 का चेंज जो आएगा वो 5 का चेंज आएगा। कितने का चेंज आएगा, 5 का। तो जब 5 का चेंज आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 और नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम 2 है, तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा, 5 × 2 यानी कि 10, ठीक है, और +3 से +6 में 3 का चेंज आएगा, ठीक है ना। अब 10 को 3 से हम लोगों को मैनेज करना होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 BrO3 पर -1 प्लस 10 Cr+3 इज इक्वल टू 3 Br2 प्लस 10 HCrO4 पे -1। अब हम लोग लास्ट में ऑक्सीजन ही देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 3 जा 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। तो हमारे पास यहाँ 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पर हम लोगों को H2 ऐड करना पड़ेगा, वो भी
22 H2O ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन यहाँ पर 18 प्लस 22 यानी कि 40 और ये 40 से मैनेज हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास 44 H हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर ऑलरेडी H प्लस है, तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा, 44 में से -10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 34 H प्लस। अब राइट हैंड साइड में तो बैलेंस करके नहीं हमको लिखा हुआ है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जाता है, ताकि आपको राइट हैंड साइड में भी आप सोचोगे कि वो उसका कोफिशिएंट क्यों नहीं दिया है, ठीक है। हमको जिससे मतलब है उसी से हम लोग कहेंगे, यानी कि ये हमारा x हो गया, ठीक है ना, ये हमारा y हो गया, ठीक है, और ये हमारा z हो गया, ठीक है। तो हो गया हमारा काम, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 10, z की वैल्यू 22। अब कौन सा ऑप्शन देख लेंगे, 6, 8, 22, दैट 6, 10, 22, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, हाफ ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू, यानी कि MnSO4 में हमको मैग्नीज से मतलब है Mn+2, क्योंकि वही हमारा चेंज कर रहा है। अब ये बोला जा रहा है कि इक्विवेलेंट मास जो है इसका, इसके मॉलिक्यूलर मास का आधा है, इसका मतलब ये हमारा बताता है n फैक्टर, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, या वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अब 2 तब आएगा, ये +2 में है, तो ये इसमें 2 तभी आ सकता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर में 2 तभी आ सकता है जब इस पर कोई ऐसा चार्ज हो जिसका डिफरेंस इन चार्ज जो है वो 2 का आए। तो ऐसा चार्ज रखिए, यहाँ पे +4 रख दीजिए, तो +4 से +2 का चेंज हमेशा कितना आएगा, 2 का आएगा। तो हम लोग इसका n फैक्टर कितना बोलेंगे, n फैक्टर 2 बोलेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 2। तो +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट का कौन सा कंपाउंड होगा, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, Mn2O3, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, MnO2, MnO2 में +4 है, ये हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, MnO4 पे -1, ये +7 है, ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, MnO4 पे डबल माइनस, यहाँ पे +6 है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 2 का आना चाहिए, तभी हमारा इक्विवेलेंट मास जो है मोलर मास का आधा होगा, क्योंकि n फैक्टर 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 क्या बोला जा रहा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज डबल दैट ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी टाइम्स इट्स इज वेट ऑफ इट्स ऑक्साइड इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द मेटल्स, यानी कि आपसे मेटल ऑक्साइड के वेट और मेटल का वेट का रेशियो पूछ रहा है इनडायरेक्टली, है ना। तो वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड अपॉन मेटल वेट ऑफ मेटल, m लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है। तो इसका हमसे रेशियो पूछ रहे हैं, कितना टाइम्स है। और आपको हिंट क्या दिया हुआ है, हिंट दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, यानी इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन पहले तो हमको जानना जरूरी है, दैट इज अवर 8 ग्राम होता है। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल बोल रहा है कि डबल ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन है, दैट इज 2 × 8, दैट इज 16 है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अगर मान लेते हैं कि कोई भी मेटल का रिएक्शन हम लोग O2 के साथ बना रहे हैं, तो ये मेटल ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो अब मेटल ऑक्साइड बन रहा है, तो हमको नहीं पता है कि मेटल का वैलेंसी क्या है, वैलेंसी फैक्टर क्या है, लेकिन हमको इतना पता है कि कोई भी रिएक्शन होता है ना, ये क्योंकि मेटल तो अननोन है, तो कोई भी रिएक्शन होता है तो क्या कर देंगे हम लोग, इसका इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन O2 या इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड, MO लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो अब हम लोग इसका वेट लिख रहे हैं, मेटल W मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हो जाएगा 16, ठीक है। इसका कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन इसका मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट, मेटल ऑक्साइड, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 24 प्लस दैट इज 16 प्लस 8, दैट इज 24, ठीक है। अब यहाँ पर रख देंगे हम लोग 24, अब हो जाएगा हमारा काम आसान। तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्सीजन, इसको डिवाइड कर दीजिए, मेटल ऑक्साइड अपॉन वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा इधर, तो ये जाएगा 24/16, दैट इज 3/2, दैट इज 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है? इन द फॉलोइंग रिएक्शंस हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू N2। हाइड्रोजन मतलब N2H4, N2H4 जो हमको जिससे मतलब है वैसी को हम लोग ले लेते हैं, N2H4 कन्वर्टेड इनटू N2। अब आपसे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2H4, हमको बाकी हाइड्रोक्सिल और H2O से मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए बहुत ही प्यार से, -2 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन टोटल चेंज कितना आएगा? टोटल चेंज आ जाएगा आपका 2 into 2। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स चेंज आएगा 2 और नंबर ऑफ एटम्स 2, तो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 28 नाइट्रोजन का हो जाएगा N2 का, और 4 ये हो जाएगा हमारा 32। तो 32 मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर 4, ये हो जाएगा हमारा 8 हो गया हमारा, बस पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जा रहा है? हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 9NH2SO4 सोल्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली विथ 20 ml ऑफ 3.6 N सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बस इसमें हम लोगों को क्या करना है? इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, ठीक है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसमें हम लोग मिली इक्विवेलेंट कर लेते हैं क्योंकि मिलीलीटर में वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो बस N1V1 इज इक्वल टू N2V2 निकाल लेंगे। यहाँ पे नॉर्मेलिटी दिया हुआ है 9 इंटू वॉल्यूम निकालना है मिलीलीटर में, ये कितना है? 3.6 इंटू वॉल्यूम कितना है? 20। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 20/9, ठीक है। ये हो जाएगा 0.4 और ये हो जाएगा हमारा 8 ml हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आवर आंसर इज 8 ml, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। Hello everyone, welcome to the discussion of first ANTS part test engineering division. Let's start our discussion with question number 38. तो इसमें बोला है हमें in PO4 3- ion the formal charge on the oxygen atom of PO bond is, ठीक है। तो हमें पता है ये स्ट्रक्चर होता है PO4 3- का। तो यहाँ पे formal charge on oxygen will be equal to total charge on oxygen divided by total oxygen atoms. total charge कितना है? -3। total oxygen atom कितने हैं? 4, तो -0.75। तो आपका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 NO3-, ये होता है स्ट्रक्चर। The number of bond pairs and lone pair of electron on nitrogen atom are, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे bond pair and lone pair on nitrogen atom बोला गया है, ठीक है, क्लियर है। तो नाइट्रोजन एटम की अगर बात करें, लोन पेयर इज 0, एक भी लोन पेयर नहीं है यहाँ पे। अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो 4 बॉन्ड हो गए, 4 इज द आंसर, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर कितना? 4, लोन पेयर कितना? 0। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली, ठीक है। Let's talk about question number 40. 40 में बोला in which of the following substances will hydrogen bond be strongest? बहुत ही easy question था। आपको पता है HCl, H2O, HI, H2S में 3 ऑप्शन में तो H बॉन्डिंग ही नहीं होता है। HCl, HI और H2S में तो आंसर क्या होगा? B, बॉम्बे, because hydrogen is attached to highly electronegative atom oxygen. H बॉन्डिंग के लिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैचमेंट जरूरी है हाइड्रोजन का, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या फिर फ्लोरीन हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बोला द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ICl एंड Br2 is approximately same, but boiling point of ICl is about 40 degree Celsius higher than that of Br2. तो ICl का boiling point Br2 से ज़्यादा है, कुछ 40 डिग्री सेल्सियस के अमाउंट से। इट इज बिकॉज ICl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन Br2, नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयोडीन लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन, ये भी नहीं है। ICl इज पोलर व्हाइल Br2 इज नॉन पोलर, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वाला ऑप्शन भी साइज वाला गलत है, सी करेक्ट होगा। क्यों? ICl कैसे पोलर है? हमें पता है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, पोलर। और अगर Br2 की बात करें तो डायटोमिक होमो एटॉमिक, तो डायपोल मोमेंट इज जीरो, नॉन पोलर, ठीक है। तो आप लोगों को पता है अगर पोलर है तो इसमें लगेगा डायपोल डायपोल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर नॉन पोलर है तो इसमें लगेगा इंस्टेंटेनियस
इंड्यूस्ड डाइपोल, तो ऑब्वियसली दिस इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, तो पोलर होने की वजह से डाइपोल डाइपोल लग रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। 42 की बात करते हैं, तो इसमें कंपाउंड कंटेन्स 3 एलिमेंट्स A, B and C, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ A +2, B +5 and C -2, द पॉसिबल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट पुट अप करो और आपको नेट जीरो देखना है किस में है, ठीक है। जैसे अगर A की बात करें, A3B4C होल ट्वाइस, तो इसमें अगर देखें A का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, 3 × +2 प्लस 4 × +5 प्लस C का कितना है, -2, ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे +6 आ गया, प्लस यहाँ ब्रैकेट में -20, तो ये कुछ, तो मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, यहाँ पे +5 होगा, ठीक है, नाउ इट इज करेक्ट। तो 4 × +5 प्लस -2, नाउ इट इज करेक्ट। तो अब देखो 20 - 2 18 × 2, तो ये तो ऐसे भी 36 + 6, ये देखो ये नॉन ज़ीरो ही आ रहा है, तो क्योंकि नॉन ज़ीरो है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब अगर मैं ऑप्शन बी में देखूं तो A3BC4 होल ट्वाइस, तो यहाँ पे देखिए 3 × +2, A का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस, B का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, प्लस 4 × C का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और ओवरऑल इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो अब देखो यहाँ पे तो +6 आ गया, यहाँ पे अगर देखें -8 + 5 इज -3 × 2 -6, इसका आंसर 0 आ जाएगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो सी और डी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो द आंसर फॉर 42 इज बी। अब आते हैं 43 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट, ठीक है। अगर ए की बात करें तो आयनिक कैरेक्टर हमें दिया हुआ है MCl > MCl2 MCl3। अब देखिए MCl मतलब M+, MCl2 मतलब M2+, और MCl3 मतलब M3+। तो अगर बात आयनिक कैरेक्टर की करें, एक्चुअली ऑर्डर ये होगा, तो यही गलत है और इनकरेक्ट ही बोला है, तो ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब मैं थोड़ा वर्बली आपको बता देता हूँ बाकी ऑप्शंस के बारे में क्यों वो सही है। डी ऑप्शन, पोलराइजेबिलिटी, या फिर जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन, विच इज नथिंग बट द टेंडेंसी ऑफ एन एनायन टू गेट डिफॉर्म टू गिव अवे इट्स इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज अ कॉन्सेप्ट स्टडीड इन फजान्स रूल, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, इसलिए I- का ज़्यादा ही होगा, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर बात करें ऑप्शन सी की, ठीक है, पोलराइजिंग पावर, yes it is directly, what is polarizing power? Ability of the cation to attract the electrons towards itself। तो पोलराइजिंग पावर अगर देखें, yes it is directly proportional to charge, तो Al3+ का सबसे ज़्यादा है। Mg2+ और Ca2+ में Mg2+ का इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है। पोलराइजिंग पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, और Mg और Ca का चार्ज ज़्यादा है तो Na+ से ज़्यादा ही होगा। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डी ऑप्शन में अगर देखें, yes कोवेलेंट कैरेक्टर का भी ऑर्डर ये है, बिकॉज हमें पता है कि इसमें एनायन की अगर बात करें I- का सबसे ज़्यादा, ये एक्चुअली कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो जो बी वाला ऑर्डर है, एक्चुअली डी भी वही फॉलो कर रहा है। अगर आप एनायंस को सेपरेट कर दो, I- सबसे ज़्यादा, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-। कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा उतना आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है, सिंपल। तो इसलिए BCD बिल्कुल करेक्ट है, 43 का आंसर ए होगा। अब आते हैं 44, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 स्मॉलर देन। ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे क्योंकि B, C और D का डाइपोल मोमेंट जो है बिल्कुल जीरो होगा। क्यों? आंसर ए ही होगा, क्योंकि CO2 सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सराउंडिंग एटम सेम है, 2 ऑक्सीजन, तो डाइपोल मोमेंट जीरो। BF3 सराउंडिंग एटम सेम, तीनों फ्लोरीन सेम, तो इसलिए इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो। CCl4 चारों सराउंडिंग एटम सेम, तो BCD का तो जीरो ही था। बाकी NH3 से NF3 का डाइपोल मोमेंट क्यों कम होता है NF3 का, ये मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। NF3 होता है ये, तो ये है डायरेक्शंस और फ्रॉम एटम टुवर्ड्स द लोन पेयर। NH3 है ये, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ ऑपोजिट में जा रहे हैं और यहाँ एड अप हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली डाइपोल मोमेंट NH3 का ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए NF3 इज स्मॉलर देन NH3, ए इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं 45 पे। हमें बोला है कि आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, जिसका जीरो आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें A Li2,
तो Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, तो फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर का होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम लोग देखें BMO में 2 + 2 4, ABMO में 2 डिवाइडेड बाई 2 बाई 2 आंसर आ गया 1, 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, यहाँ भी 2 2, तो 8 2 10 12। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालेंगे यहाँ पे BMO में 2 + 2 4 + 4 8, 2 + 2 4, 4 बाई 2 2 होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो ना A आंसर है ना B, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, नॉन ज़ीरो। ठीक है, अगर हम लोग ऑप्शन C को देखें O2 16 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। 8 के बाद 2 10 12 14 15 16। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर देखेंगे 4 + 2 6 2 8 10 10 हो गया BMO में, ABMO में 2 + 2 4, 4 + 2 6, 4 बाई 2 2। तो आप देख ही सकते हैं A, B और C तो हो ही नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन D ही होगा। बाकी मैं प्रूफ भी कर देता हूँ आपको कैसे ऑप्शन D हमारा करेक्ट है। तो आप देखो He2 में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप देख सकते हो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। तो बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे 2 BMO में 2 ABMO में 0, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। आ गया समझ में? ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम लोग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन I3 माइनस IN। तो देखो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 माइनस IN बोला गया। तो अगर हम लोग देखें एक एटम में अगर 3 लोन पेयर है, तीनों में कितना होगा, 9, 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 47 की बात करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन द सेंट्रल एटम ऑफ XeOF4। तो इसमें अगर देखें सेंट्रल एटम में कितना लोन पेयर है, बस एक, तो इट्स करेक्ट आंसर विल बी 1। स्टार्ट करते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है कि नॉर्मेलिटी ऑफ 10% W/V यानी कि वेट बाई वॉल्यूम एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। ठीक है, तो CH3COOH के लिए अगर हम लोग n फैक्टर देखेंगे या वैलेंसी फैक्टर देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है ना, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल में हमसे पूछा गया है नॉर्मेलिटी, तो पहले हम लोग मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी का शॉर्टकट फॉर्मूला होता है परसेंटेज W/V इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना, तो बस हो गया। यहाँ पर थोड़ा बहुत हमको नियरेस्ट इंटीजर वाला डेटा लेना पड़ेगा। तो परसेंटेज W/V की वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू, है ना, ये 10 हम लोग इसमें आएगा। एसिटिक एसिड का मोलर मास अगर हम लोग देखेंगे तो ये आएगा 60, यहाँ पर रख दीजिए 60, है ना, तो ये हो जाएगा 10/6। ये अराउंड आएगा, है ना, मतलब ये 1.7 आएगा आंसर, तो ये 1.7 आएगा, बट इसको हम लोग राउंड ऑफ में ले करके, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको अगर इंटीजर टाइप में फिल करने हैं तो इसका आंसर हम लोगों को लेना पड़ेगा 2। ठीक है, तो 2 इज अवर करेक्ट नियरेस्ट इंटीजर आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 नीडेड टू ऑक्सीडाइज मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ईच FeSO4 एंड FeC2O4। ठीक है ना, तो पहली बात कि एसिडिक मीडियम में अगर हम लोग KMnO4 को देखेंगे तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में, ठीक है ना, H+ अगर हम लोग ये करेंगे H+ के साथ एसिडिक मीडियम में तो ये Mn+2 में कन्वर्ट होगा, है ना, बेसिक। तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 5, और FeSO4 जो है यानी कि Fe+2 है, इसका अगर ये कन्वर्ट होगा तो ये Fe+3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, FeC2O4 अगर कन्वर्ट होगा तो Fe+2 और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो और Fe+2 यहाँ से इसका n फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो इसका n फैक्टर कितना आएगा 1, इसका n फैक्टर अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका n फैक्टर आ जाएगा +2 से +3 होगा। ठीक है ना, ये +3 हो जाएगा, +2 से +3 n1 कितना हो जाएगा 2,
N1 ये हो जाएगा हमारा 1 और C2O4 डबल माइनस में कार्बन का जो है वो +3 है, तो +3 से +4 का चेंज जो आएगा वो 1 का आएगा। तो यहाँ पे N2 जो आएगा 1 इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स कार्बन का, ये हो जाएगा 2, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2। और टोटल N फाइनल क्या हो जाएगा 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हम लोग क्या कराएंगे, इसका टाइट्रेशन कराएंगे। ठीक है, तो टाइट्रेशन कराएंगे, तो इसका जब टाइट्रेशन कराएंगे तो हम लोग कराएंगे इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4। ठीक है, इसीलिए हमने तीनों का वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे KMnO4 का हमसे मोल्स पूछ रहा, इसका नंबर ऑफ मोल्स n, वैलेंसी फैक्टर 5। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और इसका नंबर ऑफ मोल्स 1। ठीक है, और वैलेंसी फैक्टर 1, इसका नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 1 मोल, इसका भी है 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 3। तो n कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 + 3/5 यानी कि 4/5। 4/5 कितना हो जाएगा 0.8। लेकिन हम लोगों को नियरेस्ट आंसर पुट करना है, तो नियरेस्ट आंसर इज अवर अप्रॉक्सीमेट 1। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों का अप्रॉक्सीमेट आंसर, नियरेस्ट आंसर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस ANTS। मेरे हिसाब से आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। इट वॉज द फर्स्ट टेस्ट। धीरे धीरे टेस्ट का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ेगा, टॉपिक्स भी बढ़ेंगे, तो आप मेहनत करते रहिए। थैंक यू।